इन्फ्लेमेशन। अब हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट इनिशियल काज ऑफ सेल इंजरी, रिमूव नेक्रोटिक सेल रिजल्टिंग फ्रॉम ओरिजिनल इंसल्ट एंड टू इनिशिएट टिश्यू रिपेयर, डिवाइडेड इनटू एक्यूट एंड क्रोनिक। द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स itself कैन बी हार्मफुल टू द होस्ट इफ द रिएक्शन इज एक्सेस, यानी सेप्टिक शॉक, प्रोलॉन्ग टीबी और इनअप्रोप्रिएट ऑटोइम्यून डिजीज SLE। रॉबर और कलर में क्या होता है, रॉबर इज़ लाइक रेडनेस है ना, एंड कैलार इज़ लाइक, कैलार जो है हम वो मीटर यूज़ करते थे ना, कैलोरी हीट के लिए होता है, वार्मथ। वेजिटेलेशन का मतलब रिलैक्सेशन और आर्टीरियल स्मूथ मसल होती है इसमें, एंड ब्लड फ्लो होता है पेशेंट का। फिर इसको हम करवा सकते हैं, इसको मैं एंड में बताती हूँ कैसे याद करना। एंड तो हमें पता है ना, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है। ट्यूमर क्या मतलब होता है, स्वेलिंग। ट्यूमर में मतलब होता है एक स्वेलिंग बोला जाता है। सबसे पहले एंडोथेलिया जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, या डिसरप्ट होती है टिश्यू डैमेज की वजह से, जिसकी वजह से उसकी जो है वैस्कुलर जो परमेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है, और प्रोटीन लीकेज जो होती है वहाँ से पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज से इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सुडेट बन जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स लीक होती है और इंटरस्टिशियल का ऑन्कोटिक प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है। इसमें एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कौन करवा रहे हैं, हमें पता है C4D4 ईवो, और क्या करते हैं, एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। और इसमें सीरोटोनिन भी है, याद रखना। हिस्टामिन सब कुछ करवाता है, डॉलर पेन, सेंसिटाइजेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग, हिस्टामिन करवाएगा, सब में हिस्टामिन है, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन भी सब में है और ब्रेडिकाइनिन भी सब में है, तो ये सब याद रखना है। और फ्रैक्शनल लासा का मतलब है लॉस ऑफ फंक्शन, इन्फ्लेमेशन इम्पेयर्स फंक्शन, एबिलिटी टू मेक फेस टू हैंड सेलुलाइटिस। तो बस ये याद रखना है कि सब में हमारे पास ब्रेडिकाइनिन होता है, हिस्टामिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जबकि एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन में मेनली C4D4 E4 होता है और सीरोटोनिन होता है। अच्छा, फीवर जो है ना वो क्या, सिस्टमेटिक जो मैनिफेस्टेशन होते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो एक्यूट फेज रिएक्टेंट होता है, तो वो पायोजिन रिलीज़ करता है। एग्जांपल पायरोजिन जो होते हैं, एग्जांपल LPS इंड्यूस मैक्रोफेजेस टू रिलीज इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF, जो क्या करते हैं, कॉज की एक्टिविटी पेरीवास्कुलर सेल्स ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस में बढ़ा देते हैं, इसलिए पोर्शनलाइटिव बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। साइटोसिस के WBC काउंट बढ़ना, टाइप ऑफ प्रेडिग्नेंट सेल्स डिपेंड ऑन इंजरी कैसी हुई, न्यूट्रोफिल आएंगे क्या, जैसी इंजरी होगी ना वैसे आएंगे, जैसे बैक्टीरिया होगा तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे। इंक्रीज प्लाज्मा एक्यूट फेज रिएक्टेंट, सीरम कंसंट्रेशन, रिकवरी चेंज रिस्पॉन्डिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक ट्रैकियम। एक्यूट फेज रिएक्टेंट जो है ना लिवर से प्रोड्यूस होती है और ये बढ़ती है इंटरल्यूकिन 6 से। एक्यूट फेज रिएक्टेंट में सब चीज़ें बढ़ जाती है, सिर्फ हमारे पास एल्ब्यूमिन है वो कम हो जाती है, और ट्रांसफरेंट, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आयरन को यूज़ करते हैं, तो मैक्रोफेज इनको अपने पास रख लेते हैं, स्क्विस्टर कर लेते हैं। अच्छा, जो एल्ब्यूमिन है वो हमारे पास क्या है, तो एल्ब्यूमिन कम हो जाता है ताकि हम रिडक्शन करें, कंजर्व करें अमाइनो एसिड को। अच्छा, CRP बढ़ जाता है। CRP क्या होता है, ऑप्सिनिन है, फैसिलिटेट करता है फेगोसाइटोसिस को, फिक्स करता है कम्प्लीमेंट करके। प्रोकैल्सिटोनिन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भर जाता है। हेप्टोग्लाइबिन जो है वो, जो भी हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा, उसको बाइंड करते हैं ताकि हीमोग्लोबिन जो है हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज ना हो। हेप्सिडिन जो है वो रिलीज होता है इन्फ्लेमेशन जब भी ज़्यादा होती है, ताकि और आयरन ऑब्जर्प्शन डिक्रीज हो बाय डिग्रेडिंग फायरोप्रोटीन जो इंटेस्टाइन से ट्रांसफर करवाता है, और मैक्रोफेज में स्टोरेज करवाता है बाय डिक्रीजिंग आयरन रिलीज बाय इंटरलाइजिंग ट्रांसफरेंस। अनीमिया क्रोनिक डिजीज होता है, सीरम अमाइल भर जाती है। फिब्रिनोजेन हमारे पास क्या करता है, और कोगुलेशन फैक्टर है, लेकिन ये एंडोथेलियल की रिपेयर भी करता है, तो ये ASR के साथ भर जाता है। फेरेटिन भर जाता है क्योंकि स्टोरेज फॉर्म बढ़ जाती है, ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो आयरन को यूज़ ना कर पाएँ। अच्छा, RBC नॉर्मली जो है सेपरेट रहते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, जो उनका होता है। फिब्रिनोजेन की वजह से जो हमारे पास वो कोट कर रही थी RBCs की, नेगेटिव चार्ज कम होता है, RBC एग्रीगेशन हो जाती है, और जितने ज़्यादा RBC डेंस होते हैं वो फॉल एट अ फास्टर रेट विद इन अ पेपिड ट्यूब, तो ये सब भर जाता है। ऑफन को टेस्टेड विद CRP, यह सब भरता है एनीमिया में, इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में, कैंसर के अंदर, रीनल डिजीज़ के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। कम होता है सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि हमारे पास जो है अल्टर शेप होती है RBCs की, पॉलीसाइथीमिया में, हार्ट फेलियर में, माइक्रोसाइटोसिस के अंदर, हाइपोफिब्रिनोजेनिया में, यानी फिब्रिनोजेन है ही नहीं,
ठीक है, ये आरबीसी बहुत छोटे हैं तो टेंशन नहीं होंगे। हार्ट फेलियर में फ्लूइड बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी ज़्यादा होंगे। डाइल्यूट एग्रीगेशन फैक्टर। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की अल्टर शेप होगी। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या, ट्रांजिएंट अर्ली रिस्पॉन्स होता है, इंजरी और इन्फेक्शन है। पहले न्यूट्रोफिल्स आते हैं, फिर और एसोसिएटेड एडीमा, रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इनेट इम्यूनिटी की वजह से, लेस स्पेसिफिक रिस्पॉन्ड एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। स्टिमुलाई का इन्फेक्शन है, ट्रॉमा एंड नेक्रोसिस है, फॉरेन बॉडी है, टोल लाइक रिसेप्टर्स कर सकते हैं, कोर्डेनिक एसिड मेटाबोलाइज कर सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स कर सकते हैं, इसोनोफिल्स मिले रोल, एंटीबायोटिक जो प्री एग्जिस्टिंग है, मसल्स, बेसोफिल्स, कम्प्लीमेंट, हैगमन फैक्टर जो क्या है हमारे पास फैक्टर 12 है। अच्छा, हमारे पास होता क्या है, इन्फ्लोजोम, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कम्प्लेक्सेस जो होते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं डेड सेल्स को, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को, क्रिस्टल्स को, और फिर वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, इंटरल्यूकिन 1 बनता है कि जो भी डेबर आए हैं, जो डेड सेल आए हैं, उनको एक पैकेज बना के रखते हैं ना, स्टोर करके रखना, मतलब उनको एक इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है सराउंड करते हैं, उसको वो कहते हैं इन्फ्लेमेसोम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, पहले तो हमारे पास वेसल्स की डायलेशन होती है, ठीक है ना, ब्लड फ्लो बढ़ता है, और स्टेसिस होती है, ब्लड फ्लो भी बढ़ता है और स्टेसिस हो जाती है, ठीक है ना। एंडोथेलियल परमेबिलिटी बढ़ती है कॉन्ट्रैक्शन और एंडोथेलियल स्पोर्स की वजह से। सेलुलरली क्या होता है, फिर वस्कुलरली ये होता है, यानी ब्लड फ्लो बढ़ता है, परमेबिलिटी बढ़ती है। एक्स्ट्रावाइजेशन होती है ल्यूकोसाइड्स की फ्रॉम न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी जहाँ से बढ़ती वहीं से आता है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से, और लिकोसाइड वहाँ आते हैं टू ब्रिंग। अच्छा, वैसोडाइलेशन क्यों होती है, टू ब्रिंग सेल्स एंड प्रोटीन्स टू द साइट ऑफ इंजरी इन्फेक्शन। ल्यूकोसाइड की जो एक्स्ट्रावाइजेशन 4 स्टेप में होती है, पहले वो मार्जिनेट करते हैं, रोलिंग करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर ट्रांसमाइग्रेशन होती है, और फिर माइग्रेशन होती है। रिजॉल्यूशन होनी है तो इनहिबिश करते हैं इन्फ्लेमेशन, यानी इंटरल्यूकिन 10 और ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर बीटा करेगा। रेजिस्टेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन के इंटरल्यूकिन 8 रिलीज हो रहा है जो न्यूट्रोफिल्स को बढ़ा रहा है, एब्सिस भी बन सकता है जो कि वॉल ऑफ फाइब्रोसिस होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एंटीजन रिप्रेजेंटेशन होती है, मैक्रोफेजेस अब एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेशन हो जाती है CD4 टी सेल्स की, और स्कैनिंग होती है। मैक्रोफेज प्रेडोमिनेट होते हैं इन द लेट स्टेजेस और एक्यूट में पीक करते हैं 3 days आफ्टर ऑनसेट, एंड इन्फ्लुएंस आउटकम को रिलीज करते हैं कि डिपेंड करता है कि वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स रिलीज करिए या इनहिबिटरी। अच्छा, अब हमारे पास ल्यूकोसाइड्स की बात आ रही है। एक्स्ट्रावास्कुलर प्रेडोमिनली जो है ल्यूकोसाइड जो बाहर निकल के आ रहे होते हैं वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से निकल के आते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो मार्जिनेशन करते हैं और रोलिंग करते हैं। जो मार्जिनेशन और रोलिंग होती है वो ई सिलेक्टिन और पी सेलेक्टेंस जो है ना वो सेलेक्ट करते हैं सेल्स को, न्यूट्रोफिल्स को, मैंने ऐसे याद किया, और मार्जिनेशन और रोलिंग में हेल्प करते हैं। देन जो है एडिशन है, टाइट बाइंडिंग्स होती है, जो कि हमने ये डिसऑर्डर पढ़ा है तो आप आसानी से याद करते हैं, डिफेक्ट इन ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी यानी CD18 की वजह से होगा। ये हेल्प करता है बाइंड करने आइकम और पाइकम के साथ, हेल्प करेगा आइकम से बाइंड करने में, और वीकेम, आइकम और वीकेम के साथ। जो CD18 होता है ना उसके जो इंटेग्रेंस होता है उसे LFA1 भी कहते हैं। फिर डायबिटीज में PE आता है तो पाइकम जो होता है वहाँ हेल्प करता है ट्रांसमाइग्रेशन में, ठीक है, पाइकम की वजह से हमारे पास ट्रांसमाइग्रेशन होती है। CD31 है, जबकि माइग्रेशन है कि वो हमारे पास जो कीमोटैक्टिक और जैसे कि C5 इंटरल्यूकिन 8 LTB4 क्लिकरिन PF एंड फॉर्मेथाइल के जरिए से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मार्जिनेशन आता है, रोलिंग आती है, फिर टाइम बाइंडिंग है, डिपेसिटी और माइग्रेशन। याद रखना जो ई सेलेक्टर होते हैं वो हमारे पास TNF और इंटरल्यूकिन 1 करते हैं स्टिमुलेट, जबकि पी सेलेक्टर जो कि हमारे पास पथोमा ने बताया था, पी सेलेक्टर पी से वाइबल प्लेटी बॉडी, और प्लेटीलेट के बाद 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो ये होता है वाइबल प्लेटी बॉडी होती है, वुलनरल फैक्टर होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आप क्या होगा, प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन होगी जिसमें मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, अब लिम्फोसाइट्स आएंगे, प्लाज्मा सेल आएंगे, डिस्ट्रक्शन होगी और रिपेयर होगा इंक्लूडिंग एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस। रेजिस्टेंट इन्फेक्शन जैसे TB, ट्रोपनम पैलिडम, फंगस, वायरसेस की वजह से होता है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो ऑटोइम्यून डिजीजेस, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट्स फॉरेन मटीरियल। मैक्रोफेजेस आर द प्रेडोमिनेंट सेल इंट्रैक्शन और मैक्रोफेज एंड T lymphocyte क्या करवाते हैं हमारे पास, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। TH1 जो है सेल्स वो सिक्रीट करते हैं इंटरफेरोन ग्रामा, जिसकी वजह से मैक्रोफेज की हमारे पास क्लासिकल एक्टिवेशन होती है, प्रो इंटरफेरेट है।
उसके बाद TH2 सेल जो है इंटरल्यूकिन 4 और 13 रिलीज़ करते हैं, जो कि मैक्रोफेजेस की अल्टरनेटिव एक्टिवेशन करवाते हैं, जो कि हमारे पर रिपेयर करवाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अब हमारे पास क्या होती है, स्कारिंग होती है, एटकम्स में अमाइलोसिस हो सकते हैं, न्यू प्लास्टिक यहाँ से कॉनिक सी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो हमारे पास क्रॉनिक गेस्टाइटिस होता है, फिर क्रॉनिक गैस्ट्रो एडिनोकार्सिनोमा बन सकता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, सारे जो है ना ये फैक्टर्स है वो एंजियोमायोसिस कराते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर नेजुलर ग्रोथ फैक्टर, मेटिलोप्रोटीजेस टिश्यू रिमॉडलिंग कराते हैं। एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है वो एंडोथीलियम की ग्रोथ कराते हैं, यानी सेल की ग्रोथ कराता है वो, या टार्सिनिन काइनेज, याद रखना ये अलग बात है बस। प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर का हमें याद करना है कि वो एक्टिवेट होता है ना सिर्फ प्लेटिलेट से, पी फॉर प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर प्लस मैक्रोफेजेस भी करते हैं। ये मसल की रिमॉडलिंग करवाता है, स्मूथ मसल की माइग्रेशन कराता है, इसीलिए आर्थरोस्क्लेरोसिस में ये रोल प्ले करता है। स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फॉर कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन की सिंथेसिस के लिए जो फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ होती है वो भी इसी वजह से, तो यही इसके सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ करवाता है कोलेजन डिपोजिशन के लिए, वस्कुलर रिमॉडलिंग, एक्टिविटी बाय प्लेटिलेट मैक्रोफेजेस। इन्फ्लेमेशन अप टू 3 डेज आफ्टर वुंड जो है उसमें क्या होता है, 3 डेज तक हमने कहा था, आफ्टर 3 डेज हमारे पास मैक्रोफेजेस आता है, ठीक है। तो प्लेटिलेट्स आएंगे, सबसे पहले हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है ना वुंड हीलिंग में, प्लेटिलेट आते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, वेसल की परमिलिटी बढ़ती है, न्यूट्रोफिल माइग्रेट करते हैं, मैक्रोफेज क्लियर डैबर्स 2 डेज लेटर यानी 3 डेज बाद मैक्रोफेज आता है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, पहले इन्फ्लेमेशन हुई, प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होगा, डे 3 से हमारे पास होता है। अब हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट आएंगे, मायोफाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल, केराटिनोसाइट और मैक्रोफेजेस आएंगे। अच्छा, इसके अंदर फैक्टर्स क्या होंगे, कि डिपोजिशन होगी ग्रैनुलेशन टिश्यू की, टाइप 3 कोलेजन आएगा, तो एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी, एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है, एपिथेलियल सेल बनेगा, डिसोल्यूशन कोलाइड की डिसॉल्व हो जाएगा, वॉन की कॉन्ट्रैक्शन होगी ताकि हमारा वुंड क्लोज हो जाए, हमारे फाइब्रोब्लास्ट क्लोज करवाएंगे, न्यू वेसल बनेंगी, कोलेजन डिपोजिट होगा और जो री एपिथेलाइजेशन हो जाएगी। डिले सेकंड वुंड इन विटामिन सी डेफिशिएंसी। अब रिमॉडलिंग जो है फाइब्रोब्लास्ट मेनली करवाते हैं, टाइप 3 कोलेजन जो है टाइप 1 में हो जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बनने के लिए कोलेजिनेसिस होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है, रिक्वायर जिंक टू फंक्शन, टाइप 3 कोलेजन को जो तोड़ेंगे। अच्छा, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास डिले वुंड हीलिंग होती है। तो पहले फिब्रिन का क्लॉट बनता है, फिर सेलुलर सेल्स आते हैं और एंजियोजेनेसिस होती है, ये सीक्वेंस यू वर्ल्ड में आएगी, ठीक है ना। मतलब पहले फिब्रिन क्लॉट बनाते हैं, फिर सेलुलर इन्फिल्ट्रेट होते हैं और फिर एंजियोजेनेसिस स्टार्ट होती है। 3rd नंबर पे यही है ना हमारे पास, पहले क्लॉट बनता है, फिर सेल्स आते हैं और फिर ग्रैनुलेशन होती है, एंजियोजेनेसिस, डीएपिथेलाइजेशन, डिसॉल्वेशन और कोलेजन की जो रिप्लेसमेंट है वो रिमॉडलिंग होती है, तो ये याद रखना। देन हमारे पास ग्रेनुलोमेटोसिस इन्फ्लेमेशन आती है, मतलब जिंक की डेफिशिएंसी से जो है ना 3rd स्टेज नहीं होता और सी की डेफिशिएंसी प्रोलिफरेशन नहीं हो पाती, विटामिन सी और कॉपर की डेफिशिएंसी। रिमॉडलिंग जो है 1 वीक टू 6 मंथ्स तक है। ग्रेनुलोमेटोसिस इन्फ्लेमेशन है पैटर्न ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कैन बी ड्यूज ऑफ पेसिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्स टू सर्टेन इन्फेक्शन जैसे टीबी, इम्यून मेडिएटेड डिजीज है, फॉरेन बॉडी है, ग्रेनुलोमा वॉल ऑफ रेजिडेंट स्टिमुलस विदाउट कंप्लीटली एडिकेटिंग और डिग्रेडिंग, पेसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस होती है, ऑर्गेनेमिक होता है। हिस्टोलॉजी में हमारे पास फोकस ऑफ एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे जो कि एक्टिविटी मैक्रोफेजेस होते हैं विद अबंडेंट पिंक साइटोप्लाज्म। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, बहुत सारे मैक्रोफेज आपस में मिल जाते हैं, पिंक साइटोप्लाज्म उनका मिल जाए, सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स होते हैं और फिर जाइंट सेल्स होते हैं। मैक्रोफेजेस फिर जाइंट लिम्फोसाइट और मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेवरल एक्टिविटी इन मैक्रोफेजेस। कैजिएशन नेक्रोसिस में सेंट्रली नेक्रोसिस होगी जो कि टीबी और फंगल में मिलती है। नॉन कैजिएटिंग में कोई सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होती जैसे सार्कोइडोसिस और कोरोन डिजीज में नॉन कैजिएटिंग हमारे पास मिलता है। एंटीजन प्रेजेंट पहले होता क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो आते हैं जैसे कि CD4 T सेल्स आ गए, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में B सेल हो सकता है, कोई भी हमारे पास सेल हो सकता है।
अच्छा, एंटीजन प्रेजेंट करेंगे एंटीजन को CD4 टी सेल्स के पास आएंगे और CD4 टी सेल हमारे पास क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं इंटरल्यूकिन 12। जो इंटरल्यूकिन 12 होता है ना, वो डिफरेंशिएशन करवाते हैं CD4 टी सेल्स की, किसमें, CD4 टी सेल को TH1 में, और TH1 जो है हमारे पास सिक्रेट करते हैं इंटरफेरोन गामा, जो कि एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो है साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं TNF की हेल्प की वजह से हमारे पास एपिथेलियल मैक्रोफेजेस बन जाते हैं और जाइंट सेल्स बन जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स हमने कहा क्या है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जिसके अंदर अबंडेंट पिग साइटोप्लाज्म होता है और उसके इर्द गिर्द हमारे पास जाइंट सेल्स नज़र आएंगे जहाँ पे हमारे मल्टीपल जो है मैक्रोफेज मिलेंगे और लिम्फोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट दूर दूर नज़र आएंगे। ठीक है, पूरा ग्रैनुलोमा बन जाएगा। एक्टिवेटेड TNF थेरेपी, अगर हम एंटी TNF थेरेपी दें तो उसकी वजह से हमारे पास ग्रैनुलोमा जो है ना ब्रेक डाउन हो जाता है और डिसेमिनेटेड डिजीज़ आता है, इसलिए हमें TNF स्टार्ट करने से पहले हमें टेस्ट करना चाहिए। हाइपरकैल्सीमिया एसोसिएटेड में हाइपरकैल्सीमिया भी हो सकता है ग्रेनुलोमाटस का, अगर सार्कॉइड है उसमें हमारे पास जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं उनके अंदर अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी हो, जिसकी वजह से विटामिन D की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इन्फेक्शियस काजेस क्या होते हैं ग्रेनुलोमाटोसिस में, बैक्टीरिया बार्टोनेला हेसेई जो कहलाता है स्टिलेट नेक्रोटोजिंग ग्रेनुलोमा, लिस्टेरिया मोनास्टिसिन जो कहलाता है ग्रेनुलोमाटोसिस इन्फेक्टस जेरोटार्पिनम, प्लाजियम टर्शियस पैरासाइट, फंगस में हिस्टोप्लाज्मोसिस, पैरासाइट में शिस्टोमायोसिस, नॉन इन्फेक्शियस में इम्यून मेडिएटेड सार्कोइडोसिस, करोन डिजीज, प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस, सबएक्यूट डेकोराइन ग्रेनुलोमाटोसिस, थायराइडाइटिस, वास्कुलाइटिस में ग्रेनुलोमाटोसिस पॉलीएंजाइटिस, ग्रेनुलोमाटोसिस पॉलीएंजाइटिस, जाइंट सेल, टेम्पोरल अटैक और टाकोसाइडल अटैक आते हैं। फॉरेन बॉडी में बैरिलियम टेक्लोसिस, हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस आती है और क्रोनिक ग्रामेटिस डिजीज आती है। अच्छा, जो सेलुलर प्रोलिफरेशन होती है वो हमारे पास कंट्रोल होती है किससे, बाय कॉन्टैक्ट इनिबिशन। जैसे सेल प्रोलिफरेट करने लेकिन केराटिनोसाइट आपस में जैसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो सेलुलर इनिबिशन होती है, प्रोलिफरेशन इनिबिट होती है। अच्छा, यू वर्ल्ड में हमारे पास जो है ना हेमरेज लिखा था 1 डे में, 3 और से 5 डे के अंदर लिखा हुआ इन्फ्लेमेशन, प्रोफिलेटिस जो है ना 3 डे से 5 वीक लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन जो है ना 3 वीक से 2 ईयर लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। हमारे पास हाइपरट्रॉफिक होता है किलाइड, हाइपरट्रॉफी में टाइप 3 कोलेजन बढ़ जाता है, पैरेलल होता है, कन्फाइंड टू बॉर्डर होता है, इन फ्रेगनेंसी होती है, बार बार नहीं होता है। जबकि किलाइड में टाइप 3 टाइप 1 दोनों बढ़ जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, बियॉन्ड द बॉर्डर जाता है, अपर लोब एयर लोब फेस अपर एक्सट्रीमिटी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंस होती है और डार्क स्किन के साथ होता है। याद रखना जितने भी हमारे वुंड होते हैं उनकी 70 to 80% टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रीगेन होती है 3 मंथ पे। इनमें हमारे पास जो भी किलॉइड है हाइपरट्रॉफी जो है ना ये ट्रांसफरिंग वैसे बीटा की वजह से कोलेजन बन रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद न्यूप्लाज्म। अच्छा, इसमें से हम ये पढ़ लेते हैं नॉर्मल एजिंग के अंदर हमारे पास पेशेंट को होता क्या है। नॉर्मल एजिंग में हमारे पास क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता है ऑर्गन फंक्शन में, रिजल्टिंग इन इंक्रीज सस्पेक्टेड डिजीजेज होना जाते हैं। एक तो ये होता है हमारे पास जेनेटिकली टेलोमेरेज शॉर्टनिंग हो जाती है, एपिजेनेटिक यानी DNA मिथाइलेशन होना शुरू हो जाती है, मेटाबॉलिक यानी माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन होता है। कार्डियोवास्कुलर में क्या होती है, आर्टरियल जो होता है ना कंप्लायंस कम हो जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, डायमीटर जो है होता का वो बढ़ जाता है। ठीक है, और हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है हमारे पास कैविटी का साइज़ कम हो जाता है, सिग्मॉइड शेप हमारे पास इंट्रावर्टिकुलर सेप्टम हो जाता है क्योंकि मायोकार्डियम जो है वो हाइपरट्रोफी करता है। याद रखनी ये नॉर्मल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी का साइज़ कम होना, और लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरिया का कैविटी का साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि सारा ब्लड पीछे की तरफ जाएगा जब हाइपरट्रोफी होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की। एओर्टा और मिट्रल वॉल की कैल्सिफिकेशन होना, मैक्सिमम हार्ट रेट हमारा डिक्रीज हो जाता है। GIT में हमारे पास क्या होता है कि LS की टोन बढ़ जाती है, गट के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन कम हो जाएगी, क्रोनिक मोर्टालिटी कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होगा। हीमोपोटेटिक में क्या है, बोन मास कम हो जाएगा, बोन मैरो में फैट भर जाएगा, मास कम हो जाएगा, और स्ट्रेसेस में रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। इम्यून में क्या होगा, एडेप्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा जो है ना प्रिमेंटली अफेक्टिव होगी, यानी कि ना B और T सेल डिक्रीज हो जाएंगे। मेमोरी B सेल्स रमेन सेम ना, T और B सेल। इम्यूनोसेंसेंस हो जाएगी, यानी कि न्यू एंटीजन से हमारे पास नहीं होगा रिस्पॉन्स सही, लेकिन
जो बाकी पहले की जो मेमोरी सेल है वो काम कर रहे होंगे, वो अपने तरीके से काम कर रहे होंगे। मस्कुलोस्केलेटन में क्या होगा, स्केलेटल मास डिक्रीज होगा, सार्कोपीनिया होगा, स्केलेटल मास कम होगा, बोन में मास कम होगा, और जॉइंट और कार्टिलेज की थिनिंग होगी। बोन का मास कम को ऑस्टियोपीनिया कहेंगे। नर्वस में ब्रेन वॉल्यूम कम होगी क्योंकि न्यूरॉन लॉस होना चुनेंगे, डेरी सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम होगा, फंक्शन इज प्रिजर्व। माइल्ड थोड़ा सा कंडक्टिव डिसफंक्शन होता है लेकिन फंक्शन फिर भी प्रिजर्व रहता है। स्पेशल सेंसेस क्या हो गए, प्रेसबायोपिया हो जाता है, हेयरिंग लॉस हो जाती है, हेयरिंग कम होती है, प्रेसबाइकोसिस, स्मेल और टेस्ट। स्किन में क्या होगा, एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, स्किन में फ्लैटनिंग हो जाएगी, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, याद है ना, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में डर्मल में कोलेजन कम होगा, इलास्टिन कम होगा, जिसकी वजह से हमारे पास डर्मस में कोलेजन और इलास्टिन दोनों कम होते हैं, रैंकल्स होंगे, ठीक है, स्टेनाइल परप्यूराज होंगे, स्वेट ग्लैंड्स में डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास हीट स्ट्रोक होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स की कम हो जाते हैं, जीरोसिस एक्यूटस होता है। याद रखना, इंट्रिंसिक एजिंग क्या है कि क्रॉनिकल एजिंग है, जो हमारे पास बायोसिंथेसिस जो कैपेसिटी डर्मोफाइबर की वो कम हो गई है। एक्सटेंसिक एजिंग है, जब बाहर के फैक्टर्स हैं ना उनकी वजह से हमारा फोटो एजिंग डिग्रेडेशन हो रही है, डर्मा कोलेजन इलास्टिन सन एक्सपोजर की वजह से, यूवीए लाइट की वजह से, और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो है एक्युमुलेट हो रहे हैं हमारे डर्मा से, सोलर एलास्टोसिस कहते हैं, इसे कहते हैं फोटो एजिंग। रीनल में जीएफआर कम हो जाता है, रीनल ब्लड फ्लो कम होता है, हार्मोन फंक्शन होता है, वॉइडिंग डिसफंक्शन होता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। रिप्रोडक्टिव में क्या है, मेल में टेस्टिस की क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाती है, याद रखना। लेकिन प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट होगी, टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, स्लोअर इरेक्शन, एजुकेशन, लॉन्गर रिफ्रैक्टिव पीरियड, लेस प्रोनाउंस, लेकिन लिबिडो में जो है कम प्रोनाउंस होगा डिक्रीज एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल में वेल्वो वजाइनल एट्रोफी होगी, वजाइनल शॉर्टनिंग होगा, थिनिंग एंड ड्राइनेस बढ़ जाएगी, और पीएच जो है ना बढ़ जाती है, एसिडिक पीएच नहीं रहती है, इन्फेक्शन की ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रिस्पायरेटरी में क्या होता है, हमारे पास लंग की कंप्लाइंस जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारे पास इलास्टेसिस एक्टिवेट होते हैं, इलास्टिक रिकॉइल कम होती है और कंप्लाइंस बढ़ जाती है। चेस्ट वॉल की कंप्लाइंस ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू लंग की कंप्लाइंस, स्टिफनेस के बढ़ने की वजह से। रिस्पायरेटरी मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड कम हो जाती है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन तो इसी वजह से बाहर वॉल्यूम नहीं जा रही तो रेजिडुअल वॉल्यूम भर जाती है, ठीक है ना, लेकिन टोटल जो लंग की कैपेसिटी वो अपनी ही रहती है। अच्छा, ए ग्रेडियंट भर जाता है क्योंकि हमारे पास, और वीक्यू मिस मैच भी होता है, ठीक है, वो भी भर जाता है। वॉलंटरी रिस्पॉन्स जो है ना हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया से वो ब्लंट हो जाता है, कफ डिक्रीज होती है और स्लो होता है म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, ठीक है।